स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। प्यारे नलिन जी। प्यारे नलिन जी पर संस्मरण क्या लिखूं, कैसे लिखूं, इसकी कल्पना ही इतनी दर्दनाक है कि लेखनी थर्रा कर रह जाती है। जाने कितनी बार सोचा कि कुछ लिखूं, कुछ भी लिखूं, 2-4 पंक्तियां ही सही, मगर कलम उठाकर रख देता हूं। जी को गवारा नहीं होता कि नलिन जी अब ना रहे। रह रहकर मन में यह कल्पना अटक जाती है कि नलिन जी अपनी सारी झिझक लिए कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे। परंतु अब नलिन स्मृति अंक का सभी मैटर तैयार हो गया है। अब यदि कुछ ना लिखा जा सकेगा तो जाने कैसा लगेगा। हमारे परिवार में साहित्य की चर्चा बराबर होती रही है। बचपन में हमारे पिताजी उर्दू बंगला की चीज़ें सुनाकर परिवार के सभी बच्चों का मनोरंजन करते, तो हमारे छोटे बाबूजी स्वर्गीय कुमार सर राजीव रंजन प्रसाद सिंह संस्कृत की पुस्तकें पढ़ाकर हमें सुनाते और उनकी चर्चा होती। छोटे बाबूजी अंग्रेज़ी साहित्य के बड़े अच्छे विद्वान थे और 1917 में उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेज़ी की परीक्षा में सर्वप्रथम होने के नाते जुबली पदक भी मिला था। परंतु संस्कृत साहित्य का भी उनका बड़ा सुंदर अध्ययन था और वाल्मीकि रामायण से उन्हें इतना प्रेम था कि वह पुस्तक मृत्यु के दिन तक उनके सिरहाने ही रही। वाल्मीकि रामायण तथा अन्य संस्कृत पुस्तकों की चर्चा करते करते वह स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा का भी जिक्र करने लगते, जो उन दिनों जीवित थे। उनके पंडित्य से वह बहुत प्रभावित थे और शर्मा जी की प्रशंसा जो यूरोप में और खासकर जर्मनी में हो रही थी, उसकी कहानियाँ भी हमें सुनाते। मेरे संस्कृत शिक्षक जगदीश शुक्ल भी महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा की विद्वता एवं पंडित्य की चर्चा सदा मुझसे किया करते और उसी समय उनके दर्शन की अभिलाषा मुझ में जगी। परंतु होनहार ऐसा कि मेरे बचपन में ही उनका देहांत हो गया और मेरी अभिलाषा पूरी ना हुई। कुछ बड़े होने पर मैंने पंडित जी से पूछा, आप अक्सर स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के यहाँ जाते हैं। उनके निधन के बाद उनके परिवार में अब कोई रहा या नहीं? पंडित जी ने तुरंत उत्तर दिया, वाह, उनके पुत्र नलिन जी पिता के समान ही प्रतिभाशाली हैं और पटने में ही रहते हैं। चलिए किसी दिन मिलाऊं आपको उनसे। पिता के दर्शन आपके भाग्य में ना थे, किंतु पुत्र के दर्शन तो कीजिए। फिर एक दिन हम लोग पटना आए और नलिन जी से मिले। उनसे मिलने और उनके सानिध्य में आने का जो सिलसिला उस दिन से चला, वह उनके मरने के दिन तक बरकरार रहा। मैं उनसे इतना घुल मिल गया कि किसी भी पेचीदा सवाल पर बिना नलिन जी की राय लिए जी नहीं मानता। यहाँ तक कि कभी कभी अपनी रचनाओं का शीर्षक भी नलिन जी से पूछकर ही लिखता। श्रद्धेय जैनेन्द्र जी की कृपा मुझ पर विशेष रूप से बराबर रही है। उनमें तथा नलिन जी में बड़ी घनिष्ठता थी, एक परिवार जैसा संबंध था। वह जब भी पटने आते तो नलिन जी के यहाँ ठहरते और उनके पधारने पर नलिन जी मुझे खबर ज़रूर दे देते। फिर जलपान के साथ ही साथ हिंदी के 2 महारथियों के विचार के आदान प्रदान सुनने का सुअवसर मुझे मिलता। कुछ ही महीने पहले गर्मी के दिनों में कलकत्ता से दिल्ली लौटते श्रद्धेय जैनेन्द्र जी नलिन जी को देखने पटना उतर गए। शायद श्रीमती कुमुद शर्मा जी ने उन्हें लिखा था कि नलिन जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। नलिन जी ने मुझे फ़ोन किया कि जैनेन्द्र जी पधारे हैं
और तूफान से ही दिल्ली लौट जाएंगे। मेरे नौकर ने फ़ोन सुना था और उसने मुझे ये खबर दी तब जब तूफान के आने का समय हो गया था। खबर सुनते ही मैं नलिन जी के घर की ओर अपनी मोटर से दौड़ा। उनकी गली में ही दोनों से भेंट हो गई। अपनी छोटी गाड़ी में जैनेन्द्र जी को बिठाए नलिन जी स्टेशन भागे जा रहे थे। मुझे देखकर जैनेन्द्र जी मेरी गाड़ी में चले आए और नलिन जी उनका सामान लिए अपनी गाड़ी में बढ़ चले। स्टेशन पहुंचकर मैंने आश्चर्य प्रकट किया। नलिन जी, आप बीमार हैं, आप खुद क्यों गाड़ी हाँक रहे हैं? ऐसा करना कहाँ तक उचित है? मगर नलिन जी ने मुस्कुराकर मेरे सारे उल्हाने को टाल दिया। फिर बातें करते करते हम उस पार जाने वाली सीढ़ियों तक पहुँचे। गाड़ी आने ही वाली थी। मैंने जैनेन्द्र जी से विदा ली और नलिन जी को एक किनारे ले जाकर मैंने अपना हार्दिक उद्गार प्रकट किया। देखिए, आप हम लोग पर जुल्म कर रहे हैं। इस हालत में सीढ़ी पर चढ़ना कहाँ तक ठीक है? फिर एक बार नहीं, दो दो बार। मगर इस बार भी नलिन जी ने अपनी मुस्कान द्वारा मुझे परास्त कर दिया। घर पर आकर मैंने अपनी पत्नी से कहा भी कि नलिन जी बात नहीं मान रहे हैं। अपनी गाड़ी भी हाँकते हैं और सीढ़ी भी चढ़ते हैं। श्रीमती कुमुद शर्मा से कहो कि उन्हें रोकें। उनकी मृत्यु के बाद मुझे पता चला कि परिवार वालों तथा मित्रों के लाख मना करने पर भी वह गाड़ी पर अपने मित्रों की मंडली लिए सारे शहर घूम आते थे और कभी कभी गाड़ी हाँक कर शहर से दूर भी चले जाते थे। बात यह थी कि नलिन जी प्यारे नलिन जी थे। वह सबको प्यार देना जानते थे और अपने शरीर को प्यार दुलार नहीं दे पाते थे। महान व्यक्तियों की ऐसी ही प्रवृत्ति होती है, उन्हें अपने शरीर से विरक्ति बनी रहती है। 2 साल हुए। एक दिन एकाएक पंडित जगदीश शुक्ल हमारे यहाँ पहुँचे और उन्होंने बड़े परेशान होकर कहा, सूर्यपुरा राजराजेश्वरी साहित्य परिषद इस साल बड़ी धूमधाम से तुलसी जयंती मनाने जा रही है। समय बहुत नज़दीक है, मगर आज तक सभापति का चुनाव नहीं हो सका। मैं पटना में कई महानुभावों से मिला, मगर सभी कहीं न कहीं जाने का वचन दे चुके हैं। अब क्या किया जाए? मैं कौन मुंह लेकर सूर्यपुरा लौटूं? मैंने झट कहा, घबराइए नहीं, अब एक ही रास्ता है। नलिन जी के यहाँ चलिए, उन्हीं पर मेरा जोर है। उन्हें मोटर पर बिठाकर कुछ ही घंटों के लिए सही, ज़रूर ही सूर्यपुरा ले चलूँगा। हम लोग दौड़े दौड़े नलिन जी के यहाँ पहुँचे और उनसे सारी दिक्कतें बताई। उन्हें कई जगह पटना से बाहर तुलसी जयंती के लिए जाना था, पर यह उनकी महानता कहिए कि उन्होंने हमारी प्रार्थना तुरंत मान ली। बस डूबते को सहारा मिल गया। पंडित जी बल्लियों उछलते तैयारी करने सूर्यपुरा दौड़ गए। तुलसी जयंती के दिन नलिन जी और मैंने मोटर से सूर्यपुरा के लिए प्रस्थान किया। आरा में पता चला कि बाढ़ के कारण पुल टूट गया है और कुछ दूर के रास्ते से सफ़र तय करना होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई। सोचा नलिन जी से जमकर बात करने का अच्छा मौका है। रास्ते भर तरह तरह के विषयों पर चर्चा होती रही। कहानी, उपन्यास, दर्शन, नई कविता, आलोचना तथा राजनीति भी। हम लोग संध्या समय सूर्यपुरा पहुँचे। मैंने नलिन जी से कहा, इतनी लंबी यात्रा के बाद आप थक गए होंगे। कहिए तो कल सुबह सभा की जाए और सभा मंडप से आप सीधे पटना रवाना हो जाएं, ताकि कॉलेज भी ना छूटे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ। आप मेरी चिंता कर रहे हैं, मगर उन ग्रामीणों की चिंता नहीं करते जो इस वर्षा में कोसों पानी कीचड़ में चलकर तुलसी साहित्य पर कुछ सुनने को आतुर आए हैं। मैं एकदम ठीक हूँ, अभी अभी चलिए। हम लोग एक प्याली चाय पीकर सभा स्थल की ओर बढ़े। उन्हें सुनने को बहुत दूर दूर से लोग आए थे। उस दिन उन्हें मानपत्र देने का सौभाग्य मुझे ही मिला। अंत में तुलसी साहित्य पर जो सारगर्भित उनका भाषण हुआ,
उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी है। सभा समाप्त होते ही उन्हें लोगों ने घेर लिया। सभी उनसे मिलने और बातें करने को लालायित थे। उन्हें भीड़ से छुड़ाकर किसी तरह मैं अपनी निवास स्थान पर लाया। मेरे यहाँ उनके सम्मान में एक प्रीति भोज का आयोजन था। बहुत देर तक खाना पीना हुआ, खुश गप्पियाँ हुईं। फिर मैंने नलिन जी के सामने प्रस्ताव रखा। आप काफ़ी थक गए होंगे, कल सुबह ही पटना लौटना है। यदि विश्राम करना चाहें तो सारी व्यवस्था हो गई है। नहीं नहीं, अभी बैठिए, अभी जल्दी क्या है। अभी अभी भोजपुरी लोकगीत पर चर्चा चल रही थी। क्या इस गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं? वाह, यहाँ तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं। चंद चीज़ें मैं आपको भी सुनवाता हूँ। मैंने झट रामबली लोहार तथा बालकेश्वर अहीर को बुलवाया। दोनों भोजपुरी गीत बनाते हैं और खुद गाते भी हैं। इस इलाके में इनका अच्छा नाम है। दोनों ने एक समा बांध दिया। नलिन जी उनकी चीज़ें आनंद विभोर हो सुनने लगे। मध्य रात्रि के उपरांत मैंने टोका, नलिन जी अब सोने चलिए, नहीं तो कल आप बीमार पड़ जाएंगे और समय पर कॉलेज भी ना पहुंच पाएंगे। साहित्य रसिक नलिन जी साहित्य के हर अंग पर रीझ जाते थे। भोजपुरी लोकगीतों को उस रात इतना तन्मय होकर सुनना मुझे कभी ना भूलेगा। बीच बीच में नलिन जी की जो टिप्पणियाँ होती वह अद्वितीय। उफ, वह रात अब लौटने को कहाँ। नलिन जी सदृश मित्र तो अब मिलने से रहा। 1960 के जाड़े का मौसम, दिन के 11 बज रहे होंगे। मैं प्रेस जाने की तैयारी कर रहा था कि किसी ने सूचना दी कि बाहर नलिन जी पधारे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यह तो उनके कॉलेज जाने का समय है। आज ऐसी कौन सी अप्रत्याशित घटना हो गई जो उन्हें इस समय यहाँ घसीट लाई। मैं दौड़ा दौड़ा बाहर आया तो देखा प्यारे नलिन जी बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। प्रणाम पाती के बाद मैंने ज़रा झिझकते हुए कहा, कहिए, खैरियत तो है? आज कॉलेज बंद है क्या? नहीं, मैं तो सचिवालय से आ रहा हूँ। एक मीटिंग थी, वहीं मुझे पता चला कि अनजाने में मैंने आपका कुछ उपकार कर दिया है। लौटते समय सोचा कि इसकी खबर आपको देता जाऊं। अनजाने में भी एक मित्र का उपकार कर देने से मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो अवाक था। मेरे पास कृतज्ञता ज्ञापन के कोई शब्द न थे। कुछ देर के बाद ही मैं कह सका, नलिन जी, आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? यह बात तो मुझे आप घर पर फ़ोन से बुलाकर भी कह सकते थे। कॉलेज छोड़कर इतनी दूर कष्ट कर आना कहाँ तक ठीक है? मैं तो... वह हंसने लगे। इसमें कष्ट क्या है? मैं तो बहुत खुश हूँ। यहाँ से कॉलेज ही तो जाना है, रिक्शा रुका है। मैंने झट कहा, भाई अब भी तो मुझ पर रहम करें। खुदा के लिए रिक्शा तो छोड़ ही दें, मेरी गाड़ी पर जाएं। यहाँ से पटना कॉलेज 5 मील दूर है। अहो भाग्य मेरा। नलिन जी ने हंसते हंसते मेरी बात मान ली। संकोची और विनम्र मित्र होते हुए भी नलिन जी कभी अपना साहित्यिक दायित्व न भूलते थे। अभी उस दिन भूदानी सोनिया पर चर्चा होने लगी तो नलिन जी ने झिझकते झिझकते कहा, शिवाजी, किसी राजनीतिक सिद्धांत को नज़र में ना रखकर यदि साहित्य की दृष्टि से कोई उपन्यास का सृजन हो तो ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा। उनका इतना इशारा मेरे लिए काफ़ी था। एक बार बच्चन देवी गोष्ठी में राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन पधारे थे। उस दिन चर्चा में उन्होंने कहा कि साहित्य से जीवन का महत्व ज़्यादा है और उसे महान बनाना ज़्यादा आवश्यक है। आज जब मैं श्रद्धेय टंडन जी की उन बातों को सोचता हूँ और पलटकर प्यारे नलिन जी के जीवन पर सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि नलिन जी का साहित्य और जीवन दोनों महान हैं। वह कलम के ही नहीं, दिल के भी धनी थे और यह मणिकांचन संयोग किसी एक में विरले ही देखने को मिलता है। उनके जैसा सुहृद, उनके जैसा नेक मिजाज मानव तो आज की दुनिया में चिराग लेकर ढूंढने पर ही मिलेगा।
जभी तो उनकी शव यात्रा में सभी वर्ग के लोग देखने को मिले, क्या अमीर क्या गरीब, क्या साहित्यकार क्या अफसर। ऋषिकल्प आचार्य शिवपूजन सहाय की तो आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। कोने में खड़ा मेरा सरयू ड्राइवर भी, जो यदा कदा उनको सवारी दे चुका था और उनके स्नेह की कुछ बूंदें ही पाया था, फूट फूट कर रो रहा था। उनकी शव यात्रा न थी, एक महान साहित्यकार की अंतिम शोभा यात्रा थी। उस दिन मुझ में इतनी हिम्मत न थी कि मैं उस अंतिम शोभा यात्रा में अंत तक शामिल रह सकूं। मैं अस्त व्यस्त घर लौटा और अपने आप में खो गया। फिर मैंने देखा कि प्रेस की डाक लिए मेरा नौकर खड़ा है। मैं चुप था, गुमसुम। उसने पूछा, आज कोई मिनिस्टर, कोई भारी अफसर मर गईलन ह का? बांस घाट पर इतना आलम बा कि बाप रे बाप, साइकिल से उतर के चले के पढ़ल ह। ऐसन भीड़ तो घाट पर कभी ना देख ले रही। कितना बड़ अफसर रहन सरकार। मैं अभी चुप हूँ, सोच रहा हूँ इसको क्या मालूम कि यह किसी सत्ताधारी अफसर के नहीं, परंतु साहित्यकार नलिन जी के प्रति जनता का प्रेम प्रदर्शन था, जो स्वयं सत्ताधारी ना था किंतु जनमानस के हृदय का हार था, और था उसके उन्नत ललाट का सौम्य श्रृंगार भी। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।